जीरो हर्ट्ज जब हमने स्टार्ट किया तो जीरो हर्ट्ज लिखा तो हम लोगों ने देखा ट्रांसफर फंक्शन के रिस्पेक्टिव हमारे पास आउटपुट कैपेसिटर वोल्टेज जो है वो बना रहा है कुछ, ठीक है। गेन जो है, इनपुट टू आउटपुट का गेन जो है, रेशो, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट का रेशो जो है वो हमारे पास बना रहा है। जबकि मैं फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ ये गेन कम होते जा रहा है मेरे पास, ठीक है। और जैसे ही मैं 1 के 10 के 100 के इसके ऊपर जाऊंगा फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, तो ये और भी कम होते जाएगा, अप्रोच करेगा ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो ये इफेक्ट हम लोगों ने देखा था मैग्नीट्यूड की साइड पे, कि मैग्नीट्यूड के ऊपर ये हो रहा होता है हरकतें वगैरह। आज के दिन जो है वो थोड़ा सा हम लोग फेस की साइड का भी देख लेंगे कि फेस के रिस्पेक्टिव क्या इफेक्ट होता है ट्रांसफर फंक्शन वगैरह का, ठीक है। और यहाँ पोल और जीरोस का क्या इफेक्ट होता है ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर और मैग्नीट्यूड के ऊपर, साथ ही साथ फेस के ऊपर भी, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन में हमने पोल भी देख लिया था, पोल क्या होता है और जीरोस क्या होता है। पोल जो होता है वो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कुछ सब कुछ पोल है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है सब कुछ वो हमारे पास जीरोस है, ठीक है। ये चीज भी देख ली थी। टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं सिस्टम के अंदर ये पता लगाने के लिए हमने देखा था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एस की या ओमेगा की, जो मतलब आसानी से दिख जाए, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्टिव, सॉरी ओमेगा की नहीं, एस की कहेंगे। ओमेगा की तो खैर कुछ और ही हो जाएगी। तो खैर मैक्सिमम पावर एस की लैप्लास डोमेन के अंदर हमारे पास एस की मैक्सिमम पावर कितनी है वो डिसाइड करता है हमारा कितने ऑर्डर का सिस्टम है। और सिस्टम ऑर्डर भी डिफाइन करता है, टोटल नंबर ऑफ पोल भी बताता है। सेम इसी तरीके से जीरोस कितने हैं वो भी हमारे पास बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितनी है न्यूमिनेटर में एस की, ठीक है। और सिस्टम का ऑर्डर जो है वो हमेशा हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर से, ऑर्डर हम कभी भी न्यूमिनेटर से नहीं डिफाइन करते। तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम जो है वो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर एस की कितनी आ रही है वो देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है या फर्स्ट ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है या जो भी है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक्स तो हमने देख ली थी लास्ट में। अब आ जाते हैं अगला। ये जो मैंने एक प्लॉट बनाया था, कौन सा प्लॉट, ट्रांसफर फंक्शन का कैपेसिटर और विथ एक रेजिस्टर जब लगा हुआ था, तो कुछ इस टाइप का प्लॉट बन रहा था। यहाँ पर मैं कह रहा था कोई पोल है जिसकी वजह से ये नीचे गिर रहा है, स्लोप, ठीक है, एक फॉलिंग स्लोप है। गेन हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये है गेन, गेन कह लो, ट्रांसफर फंक्शन कह लो या मैग्नीट्यूड कह लो ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है, जो भी कह लो। तो ये चीज हमने देखी थी, इस चीज के प्लॉट को हम लोग कहते हैं बॉडी प्लॉट, ठीक है। ये जो प्लॉट हमने बनाया है बॉडी प्लॉट है। ये बॉडी प्लॉट का सिर्फ एक प्लॉट है। बॉडी प्लॉट के अंदर दो होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है फेज, ठीक है। दो डिफरेंट प्लॉट्स का कॉम्बिनेशन मिलके बॉडी प्लॉट बना रहा होता है। तो आज के दिन तो खैर दोनों ही देख लेंगे अभी, लेकिन उससे पहले ना बॉडी प्लॉट वगैरह बनाने से पहले बॉडी प्लॉट ड्रॉ करने का एक मेन जो होता है वो लॉग के ऊपर सब कुछ प्लॉट हो रहा होता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी भी जो कुछ भी होगी वो इन टर्म्स ऑफ लॉग होगी, जो भी गेन होगा वो भी मेरे पास लॉग टाइम्स होगा, 20 लॉग या 10 लॉग, ठीक है। वाई एक्सिस कुछ इस टाइप का होगा और एक्स एक्सिस में सिंपल लॉग घूमेगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लॉग होगा एक्स एक्सिस भी, ठीक है। तो लॉग की बात कर रहे हैं तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन, अगर दो टर्म्स की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं लॉग में, तो उसका मतलब होता है उसका इंडिविजुअल लॉग लो और ऐड कर लो दोनों के रिजल्ट जो है इंडिविजुअल लॉग के। यहाँ डिवाइड के अंदर सब्ट्रैक्ट का होता है रिलेशन, ठीक है। यानी कि अगर लॉग पी वन डिवाइड बाय पी टू कुछ हो रहा है तो लॉग पी वन माइनस लॉग पी टू, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। पावर का ये रूल होता है कि पावर जो होती है वो लॉग से बाहर आ जाती है मल्टीप्लाई के उसमें, ठीक है। और लॉग वन हमेशा जीरो होता है। ये सिंपल बेसिक चार रूल्स हैं, ठीक है। ये अगर याद भी ना करो तो कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर तो बता ही देगा। बाकी के तीन रूल तो बस जरूरत पड़ते रहती है अक्सर। खैर,
ये बिल्कुल बेसिक रूल्स है। फिर इसके बाद आ जाते हैं लॉग। जो हम लोग प्लॉट कर रहे होते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट, उसके अंदर हम लोग मैग्नीट्यूड को 10 टाइम्स लॉग ऑफ 10 ले रहे होंगे। यानी कि लॉग की बेस हमेशा 10 होगी और रेशो होगा किसी पावर्स का। पावर का मतलब किसी रजिस्टर के ऊपर पावर, यानी कि लोड के ऊपर। P2 जो है ये हमारे पास आउटपुट की पावर है, P1 जो है वो मेरे पास इनपुट की पावर है। ठीक है, इनपुट मैंने कितनी पावर प्रोवाइड की थी, आउटपुट पे कितनी पावर मेरे पास रिसीव हुई, इन दोनों का रेशो ले लिया तो वो गेन कहलाया। ठीक है, गेन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बस लॉग इन टर्म्स ऑफ लॉग। ठीक है, यानी कि डीबी में दिखा रहा हूँ। डीबी में कन्वर्ट करने का, डीबी जो होता है डेसिबल्स कहलाता है। ठीक है, हम लोग जब भी पावर वगैरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो डेसिबल्स वगैरह में होती है। तो पावर अगर कर रहे हैं हम लोग डेसिबल्स में शो, तो बल्स क्या? डेसीबेल, डेसीबेल। ठीक है, तो डेसिबल क्या? डेसीबेल, बेल जो होती है वो पावर की यूनिट है इन टर्म्स ऑफ लॉग। ठीक है, और डेसी जो है वो 10 टाइम्स कुछ होगी। ठीक है, तो पावर हम लोग दे रहे हैं, देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स, यानी कि लॉग लॉग की टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं पावर। या गेन, पावर का गेन हम लोग देखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लॉग। ठीक है, तो लॉग में देख ही क्यों रहे हैं, तो उसके लिए ये हो सकता है, मतलब समझाने के लिए आसान। लेट से मेरे पास काफ़ी सारे सिस्टम्स वगैरह हैं, उसको मैं सॉरी एक ही सिस्टम है जिसको मैं प्लॉट करके देखना चाह रहा हूँ, उसका मतलब बिहेवियर क्या है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। अब मेरे पास विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या आ रहा होता है, मेरे पास नेक्स्ट कोर्स तुम लोगों का लीका है। लीका में तुम लोग पढ़ोगे एक IC 741। ठीक है, मेन इस आईसी वगैरह के ऊपर फोकस होगा स्टार्ट में, और लैब में तो 741 ही चलेगा थ्रू आउट। मतलब पूरी 14 लैब इसी के ऊपर ही होगी 741 यूज करते हुए। ठीक है, तो खैर इस आईसी का ना हमारे पास गेन जो होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना होता है 1 मेगा का। ठीक है, ओपन लूप गेन, अब ओपन लूप क्या है क्लोज लूप क्या है उसको इग्नोर कर दो, लेकिन डीसी गेन में अगर आसान अल्फाजों में बोलूँ तो, यानी कि 0 हर्ट्स की मैंने फ्रीक्वेंसी दी, यानी कि डीसी इनपुट दिया है, उस इनपुट के ऊपर इसके पास गेन क्या आ रहा होता है 1 मेगा का। ठीक है, अब ये 1 मेगा का गेन जो है ना, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाता हूँ, ये 1 मेगा का गेन जो है वो 20 हर्ट्स तक तो स्टेबल रहता है, फिर उसके बाद ये गिरने लग जाता है। ठीक है, और 1 मेगा हर्ट्स के ऊपर ये जाके, या 2 मेगा हर्ट्स ऐसी कुछ था, 2 मेगा हर्ट्स के ऊपर जाके ये जीरो बन जाता है, 1 गेन बन जाता है। ठीक है, मैं अगर इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्केल देखूं, लीनियर स्केल मतलब मैं लॉग की टर्म्स में भी नहीं देख रहा, लीनियरली देख रहा हूँ, तो 1 मेगा से मेरे पास स्टार्ट हुआ और गेन जो हो गया वो 1 हो गया, सिंपल 1। यानी कि लेट से वोल्ट ओवर वोल्ट भी हो सकता है, पावर ओवर पावर भी हो सकता है, लेकिन जो भी है 1 हो गया गेन। ठीक है, अब ये 1 गेन जो है, मैं इस 1 मेगा को यहाँ तक अब ब्रेक करना चाह रहा हूँ इंडिविजुअल पार्ट्स में। मैं चाह रहा हूँ कि लेट से 20 के ऊपर तो ये था गेन, 30 के ऊपर क्या था गेन, 40 के ऊपर क्या गेन था, 50 60 70 80 90 100। अब 2 मेगा तक जाने के लिए ये स्केल जो होगा वो मेरा बहुत ही लंबा हो जाएगा, एक पेज पे बन नहीं पाएगा। तो मैंने क्या किया यार, इस ओमेगा को ना इन टर्म्स ऑफ लॉग ले लिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से वाई एक्सिस में मैं 1 से जा रहा हूँ 1 मेगा तक, तो कितने स्केल के वो पॉइंट्स बन जाएंगे मेरे पास यहाँ पर, बहुत सारे बन सकते हैं यार, पॉसिबल है। ठीक है, तो अब इतने सारे मैं प्लॉट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब मैं लीनियर स्केल के ऊपर देख रहा होता हूँ तो लीनियर स्केल में 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, इधर का जितना है उतना ही इन दोनों का भी होना चाहिए थ्रू आउट। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर मैं प्लॉट करने लग जाऊं तो ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा हमारा प्लॉट करने में, तो इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, इन टर्म्स ऑफ लॉग। अब लॉग का फायदा क्या होता है, लॉग का ये फायदा होता है जब मैं लॉग ऑफ 10 ले रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इसका। ठीक है, 10 की पावर क्योंकि 1 थी और बेस 10 है। ठीक है, तो जो बेस होती है उसका रिजल्ट 1 आता है, और 1 जो पावर है वो बस मल्टीप्लाई में आ गई। ठीक है, लॉग ऑफ 10
वन होता है, और वन से मल्टीप्लाई हुआ, वन आ गया रिजल्ट। कैलकुलेटर में कर लेना तो वन ही आएगा, ठीक है। तो खैर 10 फ्रीक्वेंसी मैं अभी देख रहा हूँ, सिर्फ 10 था तो वन आया, 100 था तो टू आया, 1000 था तो थ्री आया सिर्फ रिजल्ट। तो ये मेरे पास स्केल जो है ना, 1 2 3, बस ये सिंपल सिंपल से मुझे प्लॉट करने हैं। बस मुझे पता है इस वन का मतलब क्या है। मैंने 10 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी दी थी, ठीक है। उसके बाद जो दी थी वो मैंने 100 की फ्रीक्वेंसी दी थी, फिर उसके बाद जो मैंने 1000 की फ्रीक्वेंसी दी थ्री का मतलब ये। अब इन दोनों के दरमियान जो है हमारे पास बहुत सारे वो आ सकते हैं पॉइंट्स, लेकिन वो कंप्रेस हो चुके होंगे, ठीक है। टू और थ्री के दरमियान, इन दोनों के दरमियान देखोगे तो ज़्यादा कॉम्प्रेशन है, और वन और टू के दरमियान देखोगे तो कम है, और वन और पॉइंट वन के दरमियान देखोगे तो सिर्फ 10 की कंप्रेशन दिखेगी। यानी कि पॉइंट वन में 10 दफ़ा ऐड करूँ तो वन बन जाएगा। अब मैं वन को 10 दफ़ा ऐड करूँ तो मेरे पास 100 बन रहा है, ओ सॉरी, वन को हाँ, पॉइंट वन को 10 दफ़ा ऐड किया तो मेरे पास वन बन गया। एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 0.1, फिर उसके बाद वन आ गया, फिर उसके बाद 10 आ गया, फिर उसके बाद 100 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास लीनियर स्केल था। इसको जब मैं लॉग के अंदर दिखा रहा हूँ तो पॉइंट वन का लॉग कितना होता है भाई? लॉग ऑफ पॉइंट वन, ये मेरे ख्याल से -1 होता है, ठीक है। तो ये -1 आ गया। ये वन का कितना हुआ? 0। 10 का कितना हुआ? 1। इसका कितना हुआ? 2, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है यार, लीनियर स्केल पे अगर मैं जाऊंगा तो पॉइंट वन से वन तक जाने के लिए मुझे लेट से अगर इक्वल स्टेप में ब्रेक करना है तो 10 स्टेप में ब्रेक कर लूँ तो पॉइंट वन से वन तक चले जाऊंगा इक्वली, ठीक है। अब लीनियर स्केल ही अगर होता तो मुझे पॉइंट वन आगे भी कंटिन्यू करना पड़ता, तो यहाँ से वन से लेके 10 तक जाने में मुझे 100.1 चाहिए होते, ठीक है। तो ये मुश्किल हो जाता है, जबकि लॉग के अंदर मुझे कितने चाहिए? पॉइंट वन से वन तक मैं पॉइंट वन के स्टेप से जा रहा हूँ, जबकि 0 से 1 तक में मैं वन के स्टेप से जाने लग गया अचानक से, ठीक है। यानी कि ये इंक्रीज कुछ इस तरीके से हो रहा होता है। अगर मैं पॉइंट वन को स्किप कर दूं तो नॉर्मल लेके चलूं, तो आसान उसमें लेके चलूं, तो एक न्यू स्लाइड डाल देते हैं, लेआउट ब्लैंक। हाँ, ये हो गया ना। अब मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ। पहला जो मेरे पास स्टेप है वो 1 हर्ट्स का है, फिर 10 का आ गया, फिर मेरे पास 100 का आ गया। इसके अंदर अब लॉग के टर्म्स में ये किस तरीके से इंक्रीज हो रहा होता है? मैं 0 से 1 तक कैसे जा रहा हूँ? वन वन के स्टेप से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर ये 10 आ गया मेरे पास। वन का मतलब 10 होता है, ठीक है। फिर 10 के बाद में जब 10 पे पहुंच चुका हूँ तो 10 का मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 के ऊपर पहुंच गया। अब जो होगा वो 100 ऐड होंगे, ठीक है। 100 ऐड होके मेरे पास 1000 तक पहुंचा, सही है। तो इसके अंदर जो है ना वो इस तरीके से इंक्रीमेंट वगैरह हो रहा होता है। यानी कि वन और टू और थ्री वगैरह के ऊपर जब मैं आ रहा हूँ, यानी कि 10 100 और 1000, फिर 10 के, फिर 100 के, इस लॉग के टर्म्स में अगर मैं पढ़ूंगा तो वो इसमें इंक्रीमेंट वगैरह जो हो रहा होता है वो इस तरीके से हो रहा होता है। तो इसमें मुझे ये फ़ायदा मिलता है, थ्रू आउट मेरे पास एक जो वो है मेन बड़ा चंक, उसके दरमियान हमेशा 10 के स्टेप ही आ रहे हैं, लेकिन शुरू में उनकी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छी है। आगे चल के मैंने उसकी रेजोल्यूशन थोड़ी बेकार कर दी, और आगे चल के और भी ज़्यादा बेकार कर दी, और भी ज़्यादा बेकार कर दी। इससे मुझे फ़ायदा क्या मिला? मेरे पास एक छोटे से ग्राफ पेपर में ना एक बहुत ही बड़ा रेंज प्लॉट हो गई, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैग्नीट्यूड साइड पे भी होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड साइड पे हम लोग 20 टाइम्स करके देख रहे होते हैं, यहाँ 10 लॉग करके देख रहे होते हैं, डिपेंडिंग हम पावर का देख रहे हैं या वोल्टेज और करंट का देख रहे हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज और करंट के टर्म्स में देख रहे हैं तो अभी मैंने क्या बताया था, पावर का क्या होता है? 10 log P2 डिवाइड बाई P1, यानी कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब हमें पता है पावर जो है अगर इन टर्म्स ऑफ मैं वोल्टेज का देखूं तो V² ओवर R कुछ होगा, और डिनोमिनेटर में भी V² ओवर कुछ R होगा, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा। V² जो है एक इनपुट का है एक आउटपुट का है हमारे पास।
वी स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है रिजल्ट, तो मैं ओवरऑल वी ओवर वी का होल स्क्वायर ले लेता हूँ। और लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें पता है यार, स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो वो 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 बन गया। तो इन टर्म्स ऑफ वी अगर मैं देखूँ वोल्टेज, सेम यही रूल अगर मैं अप्लाई करूँ इन टर्म्स ऑफ करंट भी, तो वो भी 20 लॉग होगा। ठीक है, 20 लॉग आई ओवर आई, यानी कि करंट का गेन मैं देखना चाह रहा हूँ, वोल्टेज का गेन देखना चाह रहा हूँ, पावर का गेन देखना चाह रहा हूँ, तो वो 10 लॉग है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो यूज होते रहते हैं हमारे आगे, बाकी कोर्सेज में भी यूज होंगे और इस कोर्स में भी यूज होंगे। ठीक है, तो जब भी वोल्टेज की टर्म्स में देखना है तो 20 लॉग, जब भी करंट की टर्म्स में देखना है तब भी 20 लॉग, और जब पावर की टर्म्स में देखना है तो मुझे 10 लॉग कुछ करना होगा। ठीक है, 10 लॉग इनपुट आउटपुट का रेशो। ठीक है, तो ये थी यार बेसिक्स हमारे पास। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारे पास डेसिबल का प्लॉट होता है या बॉर्डे प्लॉट होता है, उस बॉर्डे प्लॉट के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से लिखे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, और सेम यही प्लॉट मेरे पास एग्जैक्टली यानी कि इस वाई एक्सिस वाली लाइन को ना मैंने नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ताकि एक्स एक्सिस की जो है वैल्यूज मेरे पास ऑलमोस्ट सेम रहे। यानी कि 30 इधर था या 3 इधर था, तो 3 इधर ही है, 2 इधर ही है, 1 इधर ही है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ प्लॉट हो जाए फेस के रिस्पेक्टिव, यहाँ पे मेरे पास कुछ आ रहा था इन टर्म्स ऑफ गेन के रिस्पेक्टिव। तो मैं बस देख सकूं कि इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास फेस क्या है, इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास फेस क्या है, और इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास फेस क्या है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकूं। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने के लिए हमारे पास क्या था, ये एक प्लॉट बनता है। इस पूरे कंप्लीट प्लॉट को हम लोग बॉर्डे प्लॉट कहते हैं, जिसके अंदर एक मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स होता है और एक फेज रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास फेज प्लॉट क्या बन रहा है और मैग्नीट्यूड के प्लॉट क्या बन रहा है किसी भी सिस्टम का। मैग्नीट्यूड जो देख रहे होते हैं वो हम मॉड के टर्म्स में देख रहे होते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब इग्नोर करो। गेन मतलब क्या आ रहा है, बस पॉइंट में आ रहा है 0.1 गेन, तो फिर वो नीचे चले जाएगा। ठीक है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन पावर जो हम लोग देख रहे होंगे, पावर का रेशियो लिया, माइनस में आ रहा है उसको बस प्लस कंसीडर करो हमेशा। पावर गेन वगैरह जो कुछ भी है, नेगेटिव में गेन कुछ नहीं है। ठीक है, तो मॉड देख रहे हैं हम लोग। सही है, तो ये थी सारी बेसिक्स हमारे पास किससे रिलेटेड, बॉर्डे प्लॉट से रिलेटेड। इस बेसिक्स के अंदर एक और चीज़ बता देते हैं कि वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास जब मैं लॉग की टर्म्स में प्लॉट कर रहा हूँ, तो टू के गेन का मतलब क्या है, तो लॉग टू जो होता है हमारे पास, उसकी कुछ वैल्यू आई, उसको जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3 dB बन रहा है। ठीक है, तो मेरा सिस्टम अगर 2 का गेन दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका 3 dB कुछ होगा मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। 2 dB 3 dB के ऊपर होगा वो। ठीक है, यानी कि 3 dB का मतलब क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्केल, वो 2 का गेन प्रोवाइड कर रहा है मेरा सिस्टम, यानी कि आउटपुट जो है वो 2 टाइम्स इनपुट आ रहा है। सही है, इसी तरीके से अगर मेरे पास गेन जो है वो आधा हो रहा है, पावर का गेन आधा हो रहा है, तो आधा क्या होता है -3 dB। ठीक है, लॉग 0.5, यानी कि गेन जो था वो मेरे पास आधा हो चुका है, यानी कि इनपुट को मैंने 1 वॉट पावर दी थी तो आउटपुट पे मेरे पास 0.5 मिल रही है, तो गेन मेरे पास कितना बना 0.5 का। ठीक है, तो 0.5 जब मैंने गेन प्रोवाइड किया, तो उसका लॉग लिया 10 से मल्टीप्लाई किया तो -3 dB बन रहा है। ठीक है, तो 3 dB -3 dB ये हमें आगे चल के काम आएगा, कभी अक्सर ज़रूरत पड़ जाता है ये, मतलब फिंगर टिप्स पे हो ये जो नंबर्स हैं, कि लीनियर स्केल में ये क्या दिख रहा होगा हमारे पास और लॉग स्केल में क्या दिख रहा होगा, कन्वर्ट ना करना पड़े बैठ के इन टर्म्स ऑफ लॉग और फिर एंटी लॉग लिया जाए। ठीक है, तो -3 dB या +3 dB को मैं वापस इन टर्म्स ऑफ टू किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाऊंगा, मेरे पास कितना आ रहा है 3 dB, और इक्वल्स टू के उस साइड पे क्या था 10 लॉग गेन। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, ये गेन कौन सा है P2/P1 वाला। ठीक है, मुझे ये रेशो निकालना है, ये रेशो क्या है
तो 10 को उधर ले जाके डिवाइड करवा दिया, ठीक है, और एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड पे। तो एंटी लॉग का मतलब क्या है, 10 की पावर ये सब कुछ, बेस 10 थी तो 10 की पावर होता है एंटी लॉग, ठीक है। तो एंटी लॉग 10 की पावर ये सब कुछ, यानी कि 3/10, 10 की पावर 3/10 करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा रिजल्ट इस चीज़ का। सही है। तो एंटी लॉग कुछ इस तरीके से ले रहे होते हैं, जब हमें वापस लॉग स्केल से वापस जाना होता है लीनियर स्केल में, तो कुछ इस तरीके से हो रहा होता है इसमें। खैर, ये भी हो गई बेसिक्स। इसके बाद हमारे पास क्या चल रहा है, इसके बाद हमारे पास वही चल रहा है यार, 10 से ये 20 लॉग किस तरीके से बना, बस वो दिखाया गया है जो मैं बता चुका हूँ। करंट में भी 20 लॉग होता है, वोल्टेज की टर्म्स में भी 20 लॉग होता है। सही है। अ, ये हो गया हमारे पास डेसिबल्स। हाँ जी, ये सारी बातें हो गई। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ट्रांसफर फंक्शन। हाँ, ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास वोल्टेज गेन भी हो सकता है, करंट गेन भी हो सकता है, पावर गेन भी हो सकता है, इम्पेडेंस गेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो बस उसके रिस्पेक्टिव देखो यार। ठीक है जी। तो ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें। बॉडी प्लॉट पे ही आते हैं। बॉडी प्लॉट के अंदर क्या है, ये भी बेकार है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, 20 लॉग है, ये भी बेकार है। फेज और वो मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब इस खतरनाक चीज को मतलब मैं समझाऊं कैसे, अ, इसको ना एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूँ, आगे चल के जब एग्जाम्पल आएगी ना तो उसमें मैं न्यूमिनेटर में किस तरीके से प्लॉट कर रहा होता हूँ बॉर्डर प्लॉट के अंदर, और डिनोमिनेटर किस तरीके से प्लॉट करता हूँ, देखते किस तरीके से इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हो गई जे ओमेगा, जीरो एट ओरिजिन, पोल एट ओरिजिन, ये तो एक फजूल बात है। ये भी समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल देखते हैं तो, बल्कि एग्जाम्पल से पहले इंडिविजुअल समझा देता हूँ पहले। चलो, हमारे बॉर्डर प्लॉट के अंदर जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट क्या कर रही होती हैं वो देख लेते हैं। के जो होता है वो हमारे पास गेन होता है, के की टर्म्स में लिख सकते हैं, जी की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी हो वो हमारे पास गेन होता है इनिशियल हमारे पास बॉर्डर प्लॉट में। लेट्स से मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, 35 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s+5, ठीक है, ये था लेट्स से। तो इसमें गेन क्या है, ये 35 जो है ना ये गेन है, यानी कि ये जो भी प्लॉट स्टार्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड 35 को डेसिबल्स में कन्वर्ट कर दो, यानी कि इन टर्म्स ऑफ लॉग, और 20 अगर ये वोल्टेज की टर्म्स में था तो 20 लॉग हो जाएगा, नहीं तो 10 लॉग होगा, और 35 कर दिया तो ये जो पॉइंट आया ना ये यहाँ से आया, ये मेरे पास गेन, इसको मैं के कह रहा हूँ, ठीक है। तो इनिशियली मैं, मेरा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्लॉट होते वक्त, तो वो पॉइंट जो है वो मेरे पास के आ गया। अब इसमें हमारे पास कितने पोल हैं कितने जीरो हैं, तो डिनोमिनेटर से मुझे पता चल रहा है कि 2 पोल हैं, न्यूमिनेटर से मुझे पता चल रहा है एस की पावर 0 है तो कोई पोल जीरो नहीं है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है जे ओमेगा जो होता है, अगर सिंपल न्यूमिनेटर में मेरे पास एस डिवाइड बाय s+3 लेट से ये एक ट्रांसफर फंक्शन होता, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन लेट से ये होता 2s+3 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 जो है वो मेरे पास क्या है, गेन का फैक्टर आ गया के, यानी कि, और न्यूमिनेटर का s जो है उसकी पावर 1 है, तो मतलब मेरे पास एक ही जीरो है। उस जीरो की लोकेशन क्या है ये कैसे पता लगाऊंगा, न्यूमिनेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना उसको इक्वल टू जीरो के इक्वेट कर लो, ठीक है। न्यूमिनेटर को सेपरेट किया मैंने, बोला 2s, इसको इक्वेट कर लिया विद किसके साथ, इसको इक्वेट किया मैंने जीरो के साथ, 2 उधर जाके जीरो से डिवाइड होके गायब हो जाएगा, s इक्वल्स टू जीरो बचा है मेरे पास। तो s जो होता है वो जे ओमेगा कुछ होता है, हमें ये भी पता है, जे ओमेगा जीरो आ रहा है, यानी कि ओमेगा जीरो के ऊपर हमारे पास एक जीरो मौजूद है, ठीक है। तो जीरो की लोकेशन क्या हुई, ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, एक जीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक जीरो मौजूद है, ठीक है।
सेम इसी तरीके से अब मैं पोल की पोजीशन अगर निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकालेंगे। पोल की पोजीशन निकालने के लिए मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर को s+3 को 0 के इक्वल इक्वेट कर लिया, ठीक है। s=-3, जे ओमेगा निकाला तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई मेरे पास 3, तो 3 ओमेगा के ऊपर यानी कि 3 रेडियन पर सेकंड के ऊपर मेरे पास एक पोल की पोजीशन है, ठीक है। यानी कि लेट से अगर मैं बॉर्डर प्लॉट के अंदर बनाऊं तो यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर मेरे पास एक जीरो था, जीरो को हम प्लॉट के ऊपर किस तरीके से दिखाते हैं, एक अंडा बना के, और पोल को कैसे दिखाते हैं, एक क्रॉस बना के। तो ये किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, ठीक है। इनिशियली हमारे पास गेन कितना था, इनिशियली हमारे पास गेन 2 का था, तो मैं जीरो कहाँ बनाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा। गेन कितना होना चाहिए, वो 3 dB होगा, 2 का गेन का मतलब 3 dB, तो 3 dB के ऊपर एक जीरो बन गया मेरे पास, सही है। और उसके बाद फिर पोल वगैरह कहाँ बनेगा, वो तो अभी मैंने एक्सेस के ऊपर ही बना दिया एग्जैक्टली, एक्सेस के ऊपर नहीं बनता। पोल दिखाते कहाँ हैं वो अभी थोड़ा सा आगे देख लेते हैं जब एग्जाम्पल करते हैं इसके रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो ये एक बेसिक्स हो गई, ठीक है। अच्छा जी, कुछ रूल्स देख लेते हैं। जब भी हमारे पास गेन होगा तो सिंपल गेन, अगर गेन है सिस्टम के अंदर, लेट से न्यूमिनेटर में भी एस की पावर जीरो है, डिनोमिनेटर में भी एस की पावर जीरो है, मैं 5 लिख रहा हूँ सिर्फ, तो ये मेरे पास पावर ओवर पावर का जो गेन आया है मेरे पास सिर्फ सिंपल सा 5 आया है। इसमें ना कोई पोल मौजूद है ना कोई जीरो मौजूद है, एक सिंपल तरीन सिस्टम है, ठीक है। तो इस 5 का मतलब क्या है, इस 5 का मतलब ये है कि मेरे पास गेन 5 का है। तो गेन जब भी होगा वो हॉरिजॉन्टली थ्रू आउट स्ट्रेट चलेगा मैग्नीट्यूड प्लॉट में। फेस प्लॉट में उसका क्या इफेक्ट होगा, फेस प्लॉट में जो लास्ट टाइम लेट से 30 डिग्री कुछ चल रहा था, मैंने इनपुट जो दिया था 30 डिग्री दिया था, तो आउटपुट पे भी 30 डिग्री आएगा। इनपुट पे अगर 0 डिग्री दिया था 0 डिग्री आएगा, यानी कि इनिशियल फेस जहाँ पे मेरे पास गेन आया है, जिस पॉइंट के ऊपर जिस फ्रीक्वेंसी से गेन स्टार्ट हुआ है, उस फ्रीक्वेंसी से लेके आगे थ्रू आउट तमाम फ्रीक्वेंसी तक इस ट्रांसफर फंक्शन की वजह से गेन फेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फेस जो था वही आगे थ्रू आउट वैसे ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। गेन में क्या आएगा, जो गेन हमारे पास इनिशियली था हायर फ्रीक्वेंसी पे भी वैसे ही गेन रहेगा, कोई ना गिरेगा ना इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम इफेक्ट देखते हैं हमारे पास पोल की वजह से क्या होता है और जीरोस की वजह से क्या होता है, ठीक है। तो पोल की वजह से हमारे पास क्या होता है गेन के अंदर, बल्कि पहले देख लेते हैं जीरो की वजह से क्या होता है। जीरो की वजह से क्या होता है, लेट से इस पॉइंट के ऊपर कोई जीरो आया था, तो जीरो आने की वजह से मेरे पास स्लोप जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा। गेन का गेन देख रहा हूँ अभी मैं, गेन के अंदर हमारे पास मेरे पास जो वो है मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, वो हमेशा इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज किस हिसाब से हो रहा होता है वो मैं बता देता हूँ। लेट से 1 हर्ट्स के ऊपर या 10 हर्ट्स या जो भी कंसिडर कर लो, मैं 1 हर्ट्स ले लेता हूँ। 1 हर्ट्स के ऊपर मेरे पास क्या है, एक जीरो मौजूद है। तो इस जीरो की वजह से क्या हुआ इस सिस्टम के अंदर, यानी कि s+1 रेडियन पर सेकंड कर लेते हैं, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। 1 रेडियन पर सेकंड, s+1, ये मेरे पास न्यूमिनेटर में सिर्फ यही लिखा हुआ था, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो एक ही जीरो है, सिंपल सी एग्जांपल है। इसकी वजह से मेरे पास प्लॉट क्या बनना चाहिए, 1 रेडियन पर सेकंड के ऊपर एक जीरो मौजूद है, इस पॉइंट से मेरे पास थ्रू आउट आगे ये गेन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, चाहे जितनी भी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज कर लूँ, गीगा टेरा हर्ट्ज तक चले जाऊँ, ये इंक्रीज ही होता रहेगा, ठीक है। तो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये जीरो होता है उस फ्रीक्वेंसी को इसने सप्रेस कर दिया, उधर मेरे पास गेन कितना मिल रहा है, जीरो का गेन, ठीक है। जीरो कर क्या हो रहा होता है, मेरे ट्रांसफर फंक्शन को जीरो बना रहा होता है, इसीलिए इसको जीरो कहते हैं, ठीक है। तो गेन मेरे पास जीरो हो गया इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, सही है। तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड मेरे पास जो है वो गेन इंक्रीज होगा, किस स्लोप से होगा, 20 dB पर डेकेड, ठीक है। 20 dB पर डेकेड ये हमारे पास एक कांस्टेंट स्लोप है, इस कांस्टेंट स्लोप से हमारे पास ये इंक्रीज होगा। अब 20 dB पर डेकेड का मतलब क्या है, लेट से इनिशियली उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 0 dB था, ठीक है। 0 dB इनिशियली उसको मिल रहा था, 20 dB पे ये पहुंच जाएगा कितने, एक डेकेड के अंदर, यानी कि 1 रेडियन पर सेकंड था, तो 10 रेडियन पर सेकंड के ऊपर, रेडी पर सेकंड, इस 10 रेडियन पर सेकंड के ऊपर मेरे पास 20 dB कुछ पहुंच जाएगा ये, ठीक है, स्लोप। अच्छा,
10 के बाद अगर मैं 100 dB देखूं, तो 100 dB के ऊपर इस स्लोप का क्या इफेक्ट होगा, ये 20 से 40 हो जानी चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। मेरा थोड़ा सा लीनियर नहीं है, अच्छा सा नहीं बन रहा, ठीक है, एक्यूरेट। तो 20 से ये 40 dB पे पहुंच गया, क्योंकि ये एक लीनियर स्लोप है। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। किसी भी पॉइंट को, दो पॉइंट को लेके कर लो, हमेशा 20 dB पर डेकेड ही आएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं कंसिडर करूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के दरमियान अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो यही निकलेगा। y2 क्या है मेरे पास, 20 माइनस 0, 20 आ गया। इधर कितना है डिनोमिनेटर में, 10 माइनस 1 का मतलब क्या है, 1 रेडियन का पर सेकेंड, और 10 रेडियन पर सेकेंड का मतलब क्या है, 10 है सिर्फ, मतलब एक डेकेड का चेंज आया सिर्फ, ठीक है। तो उस डेकेड के चेंज में मेरे पास स्लोप जो आ रहा है वो 20 ही आ रहा है, ठीक है। सेम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कर लो तब भी इतना ही आएगा, 20 dB पर डेकेड। 10 डेकेड मेरे पास एक इंक्रीज हुआ है। डेकेड का मतलब मेरे पास जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं, ठीक है। 1 हर्ट्ज 1 रेडियन पर सेकेंड थी, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, ये एक डेकेड इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एक डेकेड इंक्रीज पे मेरे पास 20 dB इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये एक जीरो का इफेक्ट था। अगर दो जीरो आ जाए एक ही पोजीशन के ऊपर तो क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 40 dB पर डेकेड बन जाएगा ये, ठीक है। तो सिंपल जीरोस का ये इफेक्ट होता है। फेज के अंदर क्या होता है, जब भी जीरो आएगा, जिस पॉइंट पे जीरो आया ना, लेट से ये अभी मैं किस पे दिखा रहा हूँ, 1 रेडियन पर सेकेंड, तो इसके पीछे कितना होना चाहिए, 0.1 रेडियन पर सेकेंड, एक डेकेड पीछे जाऊं तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर मेरे पास फेज रिस्पॉन्स क्या आ रहा होता है, जिस पॉइंट के ऊपर जीरो मौजूद है उस पॉइंट पे मुझे 45 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये इसका सिंपल सा रूल है, ठीक है। फाइनली मेरे पास +90 और इनिशियली मेरे पास जीरो फेज होगा। जीरो फेज का मतलब जो इनिशियली मेरे पास फेज पीछे से चलते हुए आ रहा था, उस फेज से मैं 45 इंक्रीज कर गया हूँ जिस पॉइंट पे जीरो आया, ठीक है। और अगले डेकेड के ऊपर ये 90 होके स्ट्रेट हो जाएगा। पीछे ये जीरो चलते हुए आ रहा था, जिस पॉइंट पे मेरे पास जीरो आया उस डेकेड के ऊपर मेरे पास 45 एंगल आया, आगे अगले डेकेड के ऊपर वो 90 हुआ, और 90 से वो थ्रू आउट 90 ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना है, 1 रेडियन। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 10 रेडियन। और ये पॉइंट कौन सा है, ये मेरे पास 0.1 रेडियन, यानी कि एक डेकेड पीछे उसकी वैल्यू जीरो थी, जिस डेकेड के ऊपर वो है जीरो उस डेकेड के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी, 45। अगले डेकेड के ऊपर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली 90। बीच में डिफरेंट वैल्यू आ रही होती है, यानी कि ये एक थोड़ा सा एस टाइप का समझ लो कर्व होता है, ठीक है, मतलब जो ग्राफ बन रहा होता है इसका। तो इससे बस एक रफ आइडिया हो जाता है हमारे पास, इस जीरो आने की वजह से। लेट से इन दोनों के दरमियान में कुछ निकालना चाह रहा हूँ फेज वगैरह, तो उसका एक रफ आइडिया हमारे पास मिल जाता है इस ग्राफ से कि क्या आ रहा होगा, सही है। तो जीरो की वजह से हमारे पास फाइनल फेज कितना होता है, फाइनल फेज हमारे पास जो भी लास्ट फेज चल रहा था उसमें +90 हो जाएगा हमेशा, जीरो की वजह से +90 होता है। अब इसका पोल का इफेक्ट देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। पोल का इफेक्ट क्या होता है, पोल का इफेक्ट बिल्कुल इसी का ऑपोजिट होता है। अ, ये दिखाया हुआ था, जीरो की वजह से लेट से इस पॉइंट के ऊपर जीरो आया तो 20 dB पर डेकेड इंक्रीज होना शुरू हो गया। इन्होंने ये प्लॉट कर दिया, फेज के अंदर यही दिखाया है, जिस डेकेड के ऊपर हमारे पास फेज आया वो आया है, क्या कहते हैं, जीरो आया है, उस पॉइंट के ऊपर मेरे पास 45 है, उससे एक डेकेड आगे मेरे पास 90 हो गया, उससे एक डेकेड पीछे मेरे पास 0 डिग्री है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बना लो या थोड़ा सा एक्यूरेट रिजल्ट लगाने के लिए कर्व लाइन बना लो, थोड़ा सा एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा, सही है। तो ये एक जीरो का इफेक्ट था। अब इसी तरीके से पोल का इफेक्ट अगर देखा जाए तो पोल का इफेक्ट बिल्कुल इसी का उलट होता है, ठीक है। पोल का इफेक्ट क्या होता है, ये हमारे पास जीरो का इफेक्ट था, ये हमारे पास पोल का इफेक्ट है, ठीक है। पोल का इफेक्ट क्या होता है, जिस पॉइंट के ऊपर मेरे पास पोल आया ना, उस पॉइंट से मेरे पास 20 dB पर डेकेड डिक्रीज हो रहा है, यानी कि -20 dB पर डेकेड आ जाएगा, ठीक है।
एक डेकेड इंक्रीज, यानी कि जिस डेकेड के ऊपर मेरे पास पोल आया उससे एक डेकेड मैंने इंक्रीज किया है, 10 टाइम्स अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है, तो मेरे पास गेन जो है यानी कि मैग्नीट्यूड 20 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, जो भी लास्ट टाइम चल रहा था उसमें से 20 कम कर दो, 20 dB कम कर दो, -20 dB कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास पोल का इफेक्ट है मैग्नीट्यूड में। जबकि स्लोप में क्या है, फेज के अंदर क्या है, फेज में उल्टा है, उसमें हो रहा था +90, इसके अंदर होगा -90। ठीक है, यानी कि एक डेकेड पीछे कुछ वैल्यू थी, जिस डेकेड के ऊपर पोल आया उस डेकेड के ऊपर मेरे पास 45 होगी माइनस में, अगले डेकेड के ऊपर मेरे पास कितनी हो गई, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास, या अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो -90 के ऊपर मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें फेज रिस्पॉन्स में ये इफेक्ट आ रहा होता है हमारे पास पोल का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक्स है, जो भी बॉडी प्लॉट बनाने होगा उस बॉडी प्लॉट में जब भी पोल आएगा उसमें ये हरकत करनी है, जब भी जीरो आएगा उसमें जीरो की रिस्पेक्टिव हरकतें करनी है हमने। तो इससे के लिहाज से हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, तो सबसे ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि वो क्या रहा है। आपको एक अच्छी सी आसान सी एग्जांपल नहीं है, चलो यार ये एग्जांपल देख लेते हैं एक, ये आसान सी एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हो क्या रहा है, न्यूमरेटर में हमारे पास एक जीरो मौजूद है, उस जीरो की लोकेशन क्या है, प्लस के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि +0 हो रहा है, तो 0 रेडियन पर सेकंड के ऊपर है ये। ठीक है, गेन कितना है, 200 है। ठीक है, यहाँ तक तो बात कोई मसले की है नहीं। सही है, तो गेन हमें पता चल गया, 200 का गेन है इसके अंदर, और हमारे पास जीरो की लोकेशन जो है वो हमारे पास क्या है, जीरो के ऊपर। मैं इसको मतलब शुरू से बना लेता हूँ, बने बनाए के ऊपर नहीं समझाता, तो शायद कुछ फायदा हो जाए। ठीक है जी, तो ये है ड्रॉ जा सकता है। अच्छा, न्यूमिनेटर को मैंने क्या किया, इक्वल्स टू जीरो के इक्वल्स इक्वेट करवाया, तो जे ओमेगा की लोकेशन में पास क्या निकली, एक ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन के ऊपर मैंने ये बना दिया। अब ये ओरिजिन के ऊपर एग्जैक्ट नहीं बनेगा, फिलहाल बना देते हैं। मैं ये बोल देता हूँ कि ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन है 200 log, और लेट से अगर ये ट्रांसफर फंक्शन जो था गिवन तो नहीं है, तो मैं इसको 10 log ले रहा हूँ। ठीक है, 10 log 200 कर दिया मैंने। पावर वाला ट्रांसफर फंक्शन था हमारे पास, ये पावर का ट्रांसफर फंक्शन, पावर के ट्रांसफर फंक्शन के लिहाज से ये 10 log होना चाहिए, और गेन हमारे पास 200 गिवन था तो 200 लिख दिया मैंने। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस की लोकेशन हो गई। इस लोकेशन के ऊपर मेरे पास एक इनिशियली जीरो मिल रहा है। ठीक है, इस जीरो की वजह से क्या होगा, मेरे पास स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, और इंक्रीज कब तक करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इस पॉइंट से मेरे पास एक डेकेड में आगे चले जाता हूँ, तो ये कौन सा था, जीरो। एक डेकेड आगे का मतलब क्या है, जीरो का मतलब कितना होता है, 1। ठीक है, यानी कि log of 1 जीरो होता है। ठीक है, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। सही है ना, 1 में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ वो मुश्किल है यार समझाना। log of 1 जो होता है 1 की पावर 0, यानी कि 10 की पावर 0 1 होता है ना, तो जीरो ही रहने देते हैं आप, बल्कि फिर आगे मुझे मुश्किल होगी। इसको 1 कह रहा हूँ, इसको मैं 10 कह रहा हूँ, इसको मैं 100 कह रहा हूँ। क्या है यार, कॉल क्यों आ रही 10 की पावर। कहाँ है यार रबर,
कर सही है। अच्छा खैर, अ, ये आ गया हमारा। अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि क्या चल रहा है ये। जीरो जो है ना, एग्जैक्ट जीरो फ्रीक्वेंसी, यानी कि 0 हर्ट्ज या 0 रेडियन पर सेकंड, इसके ऊपर प्लॉट करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि अगर तुम लोग लॉग ऑफ जीरो लोग ना, तो लॉग ऑफ जीरो एरर दे देगा तुम लोगों का कैलकुलेटर जो है। ठीक है, तो लॉग जीरो के ऊपर एरर रहता है, मैथ एरर, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है लॉग के टर्म्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो लोकेशन यानी कि 0 हर्ट्ज या 0 रेडियन पर सेकंड का मतलब क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो लेट से 0 पॉइंट बहुत सारे जीरो के बाद वन, तो ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, इस रेडियन पर सेकंड के ऊपर हमारे पास एक जीरो मौजूद है, यानी कि इनफाइनाइटली दूर कोई एक जीरो मौजूद है। ठीक है, उस इनफाइनाइट दूर को मैं इस तरीके से कुछ कह सकता हूँ कि पॉइंट बहुत सारे जीरो वन, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरे पास एक जीरो मौजूद है। अब उस फ्रीक्वेंसी से मेरे पास ये जो है ना, गेन, मेरे पास ये स्लोप इंक्रीज होना शुरू हुआ है। जैसे ही वो मेरे पास कब पहुंचेगा, डिनोमिनेटर को मैं इक्वल्स टू जीरो से इक्वेट करवाऊंगा, तो मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक वैल्यू क्या आएगी, 2, और एक वैल्यू क्या आएगी, 10। ठीक है, यानी कि या तो ये फैक्टर जीरो हो जाए अकेले में, या तो ये फैक्टर जीरो हो जाए, तो इक्वल्स टू जीरो आ सकता है आउटपुट पे। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू या तो आ सकती है -2 या -10। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू -10 या ओमेगा इक्वल्स टू -2। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी जो कुछ भी देख रहे होते हैं वो मॉड के अंदर देख रहे होते हैं, तो माइनस इग्नोर। सही है, तो 2 के ऊपर, यानी कि 10 से पीछे 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 कुछ होगा, तो मैं 2 के ऊपर जो है एक पोल बना देता हूँ। मैं थोड़ा सा आगे बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक, लेट से ये 2 था। ठीक है, 2 हर्ट्ज ये है, 2 रेडियन पर सेकंड, इस 2 रेडियन पर सेकंड के ऊपर पोल है। तो मैं पोल जो हूँ वो यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, पोल बनाऊंगा इसी के ऊपर, यानी कि इधर। सही है, तो ये राइज हो रहा था, किस स्लोप से हो रहा था राइज, 20 dB पर डेकेड। ठीक है, प्लस में इस पोल के आ जाने की वजह से -20 dB पर डेकेड होना चाहिए। तो +20 और -20 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि इस पोल की वजह से स्लोप को नीचे जाना चाहिए। तो प्लस वाला स्लोप और माइनस वाला स्लोप रिजल्ट में मुझे क्या दे देंगे, एक स्ट्रेट स्लोप। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल इसका रिस्पॉन्स क्या बन रहा होगा, एक इनिशियली ये चल रहा था और ये स्ट्रेट हो गया। सही है, इस पोल की वजह से स्ट्रेट हो गया, जीरो का इफेक्ट उसने कैंसिल आउट कर दिया 20 dB उसमें ऐड करके। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ मेरे पास 10th वाली लोकेशन पे, यानी कि ये स्ट्रेट कब तक चलेगा, ये स्ट्रेट चल रहा है तो ये थ्रू आउट स्ट्रेट ही चलता रहना चाहिए असूलन। ठीक है, अगर बीच में कुछ ना आए, हमारे पास बीच में क्या आ गया, बीच में एक और पोल की पोजीशन आ गई, यानी कि ये एक पोल आ गया जो कि 10 हर्ट्ज के ऊपर बैठा हुआ था, 10 रेडियन पर सेकंड पे बैठा हुआ था। तो 10 का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब ये हुआ यार, ये वाली जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन के ऊपर मेरे पास एक और पोल आ गया। इस पोल की वजह से मेरे पास क्या होगा, 20 dB पर डेकेड से मेरे पास स्लोप गिरना शुरू हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, -20 dB पर डेकेड, ये मेरे पास स्लोप आ गया एक और। सही है, तो यहाँ पर स्ट्रेट क्यों हुआ, क्योंकि इसने इफेक्ट की कैंसिल आउट किया था प्रीवियस जीरो का। इधर क्या था, इफेक्ट कुछ था ही नहीं, यानी कि एक स्ट्रेट मेरे पास लाइन आ रही थी, उस स्ट्रेट लाइन में इसने -20 dB एक स्लोप ऐड अप कर दिया। ठीक है, तो स्लोप ऐड होने की वजह से -20 dB मेरे पास डिक्रीज होने लग गया थ्रू आउट स्लोप जो है गेन का। अच्छा, अब मैं इसी का अगर इसी के रिस्पेक्टिव वो बनाऊं फेज रिस्पॉन्स, तो फेज रिस्पॉन्स क्या होगा, जब जब भी कभी ओरिजिन के ऊपर मेरे पास वो आ जाए ना जीरो, तो उसका मतलब क्या होता है, हमेशा ये जो फेज स्टार्ट होगा वो 90 से होगा, +90 से। और अगर जीरो के बजाय पोल आ रहा होता ओरिजिन के ऊपर, तो मैं बोलता -90 से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास जो भी है फेज। ठीक है, तो ओरिजिन के ऊपर हमारे पास कितना है, +90 है, +90 डिग्री फेज है। उस +90 डिग्री के अंदर हुआ क्या, वो +90 डिग्री थ्रू आउट सीधा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक के पोल नहीं आ जाता। पोल इस लोकेशन पे आया तो इसने क्या किया, इससे एक डेकेड पीछे जो है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, यानी कि जिस पॉइंट पे पोल आ रहा है उस पॉइंट पे मेरे पास 45 डिग्री आएगा माइनस में।
ठीक है, यानी कि 90 से नीचे चले जाओ तो 45 में नीचे आ गया, 45 डिग्री होना चाहिए। अगला डेकेट कौन सा है, यानी कि यहाँ पर इस डेकेट के ऊपर मुझे क्या मिल रहा होगा, 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि मैं -90 डिग्री हो गया हूँ, पोल की वजह से मेरे पास डिग्रीज जो है वो माइनस में गए। सही है, तो मेरे पास अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन, बस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, कर्व वर्व बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना अच्छी एक्यूरेसी नहीं चाहिए हमें। तो इनिशियल फेज हमें कैसे पता चला, जीरो की वजह से, क्योंकि जीरो ओरिजिन के ऊपर था, इनिशियल फेज वहां से आया, पोल की वजह से हमारे पास 45 डिग्री आया। ठीक है, और अगले पॉइंट के ऊपर मेरे पास कितना हो गया, 0 डिग्री पे मैं पहुंच चुका हूँ। ठीक है यार, इसमें मैं सिर्फ इतना पार्ट सेलेक्ट करके ऊपर ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो ड्रॉ पेंट, ये वाली लोकेशन कौन सी हो गई, ये मेरे पास 0 हो गए। ठीक है जी, तो इनिशियली पॉइंट मेरे पास ये हो गया, एक इनिशियल पॉइंट ये हो गया। अब आगे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आ रहा है, 10 के ऊपर जो है ना, 10 के ऊपर मेरे पास क्या है, एक और है, पोल आ गया। इस एक और पोल की वजह से मेरे पास क्या इफेक्ट हुआ, इस एक और पोल की वजह से मेरे पास ये इफेक्ट हुआ, इस पॉइंट के ऊपर जो भी मेरे पास स्लोप चल रहा है उसके अंदर मैं 45 और सब्ट्रैक्ट करवा दूं। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करवाने की वजह से मेरे पास क्या हुआ, ये -45 के ऊपर कुछ आ जाएगा ये। ठीक है, एक पॉइंट और, इससे एक डेकेट पीछे, यानी कि एक डेकेट पीछे, कोई बहुत पीछे ही कुछ होगा, एक डेकेट यानी कि यहाँ पर 10 से पीछे, इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या होगा, 0 कुछ होगा फेज एंगल। ठीक है, 0 फेज एंगल, इस पॉइंट पे मेरे पास 45 फेज एंगल, अगले डेकेट के ऊपर मेरे पास 100 फेज एंगल। ठीक है, ये वाले के ऊपर, तो ये 3 पॉइंट और ऐड हो रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट एडिशन कर देनी है। ठीक है, तो जब मैं 2 के ऊपर देख रहा था, तो 2 से एक डेकेट पीछे क्या होगा, 0.2 होगा, और एक डेकेट बाद कितना होगा, एक डेकेट बाद 10, 20। ठीक है, तो 20 यहाँ पर है, तो ये इधर लगना चाहिए पॉइंट, तो ये वाला इधर है स्लोप, ये वाला स्लोप कुछ ये था। अब ये दो स्लोप्स जो है ना वो आपस में ऐड अप होंगे। ठीक है, इन दोनों को स्लोप्स को आपस में ऐड अप करके हमारे पास एक रिजल्टेंट को स्लोप बनेगा फेस का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू फेस, तो फेस जो है ना वो इधर ही से देख लो तुम लोग, ज्यादा आसान होगा। 90 से इसने स्टार्ट किया है फेस जो है, एक डेकेड बाद जो है वो हमारे पास फेज जो है वो 2 की वजह से जो हमारे पास था स्लोप, वो 45 और उसके रिस्पेक्टिव जो है वो आ गया। फिर अगला जो है जो 10 के ऊपर हमारे पास एक और पोल था, उसके रिस्पेक्टिव हमारे पास कुछ 45 वगैरह और ऐड हो गया। तो हमारे पास दो पोल की वजह से 90 से मैं स्टार्ट हुआ था, +90 से, एक 0 की वजह से +90 से स्टार्ट हुआ था, फाइनली मुझे कितना मिल रहा है, -90 स्लोप। क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल दो पोल आए हैं बीच में +90 के बाद, तो इसीलिए मेरे पास -90 पे पहुंच चुका हूँ। एक पोल की वजह से मैं 0 पे आया, दूसरे पोल की वजह से मैं -90 पे आ गया। फाइनली मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया फेस का, तो फेस जो प्लॉट होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनुअली प्रिंट प्लॉट करना। तो इसके लिए डिफरेंट टूल्स वगैरह जैसे मैटलैब वगैरह हो गया, उसके ऊपर आराम से हो जाते हैं ये प्लॉट्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लॉट बंदा खुद कर सकता है आराम से, मैग्नीट्यूड प्लॉट में कोई इशू नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो खैर ये एक सिंपल सी तो नहीं, खैर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ही हो गई है, क्योंकि लोकेशन जो आ गई थी वो कुछ इस टाइप की आ गई थी 2। अगर ये डेकेट पे ही होती तो ज़्यादा आसान होता थोड़ा समझाना। खैर नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड या दो और एग्जाम्पल कर लेंगे, तो सर, थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा आगे क्लास में। जो खतरनाक सी इक्वेशन है एच वाली, ये डिफाइन नहीं किया आपने। ये है इक्वेशन, तो इसके बराबर वाली जो ये क्यों लिखी हुई है ये साथ में? ये एक जनरल इक्वेशन बताई हुई है। जनरल इक्वेशन है क्या, इसको अगर हम लोग जनरल इक्वेशन को थोड़ा सम अप करके लिखे ना, तो सम ऑफ जीरोस कह देते हैं और सम ऑफ
पोल्स कह देते हैं, यानी कि इसका कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है। न्यूमिनेटर में बहुत सारे जीरो हैं, वो ऐड अप हो रहे हैं, यानी कि s+3, सॉरी सम मैं लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब ये पाए नहीं है, प्रोडक्ट वाला वो है, ठीक है। जिस तरीके से समीशन में होता है ना, n=2 से लेके 500 तक ऐड अप कर दो किसी x को, x को n को, n इनिशियली 2 होगा, फिर 2+1 3, 2+3+4+5+6, तो 500 तक ये ऐड अप करके रहो। तो ये अगर इक्वेशन अगर इस टाइम इस तरीके से लिखनी है तो इस तरीके से लिखेंगे। जब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे होते हैं तो प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं हम इस तरीके से। अब इसमें मुझे ये याद नहीं एन कहाँ लिखा जाता है, एन यहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है पता नहीं, लेकिन सिंबल जो होता है वो ये होता है प्रोडक्ट का। तो जीरोस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास न्यूमिनेटर में ना s+3, s+5, s+7, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ गया। अब इसको जनरलाइज करने के लिए मैं 3, 5, 7 को बोल दूं, ऑड नंबर का जो भी इक्वेशन बनती है वो लिख दिया मैंने, और इधर कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। एन जो है वो इस तरीके से इंक्रीमेंट कर रहा है या जो भी है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट को अगर मैं समराइज करके एक सिंपल सी उसमें लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और नहीं तो इस खतरनाक अंदाज में भी लिख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे पोल्स मौजूद हैं, तो सॉरी जीरोस मौजूद हैं, 1+s/0 1, s/0 1, ठीक है। जीरो की लोकेशन, जो भी जीरो की लोकेशन है, s/0 1, s/0 2, s/0 3, s/0 4, ये चलता जा रहा है। तो ये बहुत सारी को एक कंबाइन करके मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये एक जनरल इक्वेशन है, यानी कि सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूमरेटर में बहुत कुछ हो सकता है, एस की मल्टीपल्स, ठीक है। और ये सब कुछ जो है वो जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने जीरोस है सिस्टम के अंदर। डिनोमिनेटर जो कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये मेरे पास पोल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जनरली ऐसे लिख लो या ऐसे दिखा दो खोल के उस समराइज्ड फॉर्म को, ठीक है। तो सिर्फ ये है, और कुछ भी नहीं है। तो ये जनरल इक्वेशन हो गई, उसका एक ये एप्लीकेशन, मतलब किसी एक सिस्टम का मैंने वो ले लिया, लेट से कोई एक सिस्टम था जिसका रिस्पॉन्स कुछ ये निकल रहा है 200 जी ओमेगा डिवाइड बाई जी ओमेगा प्लस 2 जी ओमेगा प्लस 10, ठीक है। ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड होने के बाद कुछ रिजल्ट आया है। आगे की जो एग्जांपल है उसके अंदर जैसे कि ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ हुआ ये, यानी कि s² + 60s + 100 जो है इसमें मुझे ब्रेक करना पड़ेगा दो फैक्टर्स के अंदर, ठीक है, s प्लस समथिंग में और s प्लस समथिंग में, ठीक है। तो ये ब्रेक करना पड़ेगा, मिडिल टर्म ब्रेक और फिर कॉमन शॉमन जो होता है तरीका, ठीक है। तो यानी कि फैक्टर्स बनाने जो कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी बन जाएंगे, ठीक है। तो खैर क्या बता रहा था मैं, बस कुछ भी नहीं बता रहा था, भैया बता रहा था इक्वेशन है उसके रिस्पेक्टिव हम लोग बॉर्डर प्लॉट कैसे बना रहे होते हैं। मेनली जो हमारा फोकस होता है ना वो मैग्नीट्यूड प्लॉट पे ही होता है। फेस प्लॉट जो है वो आगे चल के जब तुम लोग फीडबैक सिस्टम पढ़ोगे ना तो उसमें काम आएगा। हमारी कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश ये होती है हमारे पास फीडबैक सिस्टम के अंदर ना, ये मैंने एक खतरनाक सा सर्किट बना दिया जो कि तुम लोगों को अभी शायद समझ में ना आए, लेकिन ये एक ओपैम्प है। ओपैम्प में दो मैंने रजिस्टर लगा के इस पॉइंट पे मैं इनपुट दे रहा हूँ वी इन, और इस पॉइंट पे मैं वी आउट कुछ ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है, मैंने जो आउटपुट है ना उसको पीछे ले जाके कनेक्ट कर दिया इनपुट पे, वो भी किस पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ आउटपुट को इनपुट में से हमेशा। तो ये सिस्टम जो होता है ना नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये थोड़ा सा स्टेबल होता है कंपेयर टू, मैं अगर इसको उल्टा कनेक्ट कर दूं पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब मैं इसको और ज्यादा, मतलब ये बोल रहा है 1, आउटपुट पे 1 आया, पीछे आया पॉजिटिव 2 बना दिया इसको, दोबारा चला 3 बना दिया इसको, 4 बना दिया, 5 6 7 ये इंक्रीज हो गया, मतलब ये गेन मुझे मिलने लग गया अचानक से सिस्टम को। तो ये अनस्टेबल हो गया मेरे पास सिस्टम। मैं ये चाहता हूँ कि जो इनपुट पे दिया वो आउटपुट पे आ जाए,
या किसी एक प्रॉपर गेन के साथ, फिक्स्ड गेन के साथ। तो नेगेटिव फीडबैक, इसको मैं फीडबैक कह रहा हूँ, उठा के पीछे कनेक्ट कर देने को, ठीक है। और इसी को ही हम क्लोज लूप सिस्टम भी कहते हैं। मतलब मैंने अपने जो सिस्टम था उसको क्लोज लूप बना दिया, इनपुट को इनपुट पे जोड़ दिया आउटपुट लाके। और नेगेटिव, अब मैं इसमें फेज का रिलेशन ये बता रहा था, अगर लेट से मेरे पास इनपुट टू आउटपुट रिलेशन में फेज जो है वो कभी 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री खुद था, जो मैंने ऐसा पोल वगैरह की लोकेशन सेट कर दी कि 180 डिग्री आ गया, उस 180 की वजह से मैं जब इनपुट पे आया तो माइनस में दोबारा 180 हो रहा है। माइनस का मतलब यही होता है ना, अगर मेरे पास साइन वेव ये थी तो माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई का मतलब उल्टी हो गई। और 180 डिग्री मेरे सिस्टम की वजह से आ गया, तो ये दोबारा से उल्टी होने का मतलब क्या है, वापस से ये ऊपर ही आ गई। तो ये नेगेटिव सिस्टम फीडबैक सिस्टम मेरे पास अचानक से पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो फेज वगैरह जो है ना वो 180 से कम रहे, ठीक है, 180 ना पहुंचे, ठीक है। तो 180 का फेज देखने का सिर्फ यही एक होता है मकसद, अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी की साइड पे। वो चीज़ें तुम लोग आगे चल के सीख लोगे, अगर अभी भी समझ में नहीं आई है या ऊपर से गई है बातें तो कोई इशू नहीं, ये आगे के कोर्स है एक कंट्रोल सिस्टम्स, उसमें देखोगे तुम लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में। खैर, सर ये वाला टॉपिक मिड टर्म में इंक्लूडेड है? ये वाला टॉपिक मिड टर्म में इंक्लूडेड है कि नहीं यार, ये देखना पड़ेगा, ये मैं तुम लोगों को कल सर बता। आउटलाइन में तो नहीं है? आउटलाइन तो इग्नोर आउटलाइन ही में करो ना, आउटलाइन में तो मैंने बहुत कुछ स्किप भी कराया, बहुत कुछ आगे भी गया हूँ, बहुत कुछ पीछे भी गया हूँ, ओके। ठीक है ना। तो मिड टर्म का मैं कल बता दूंगा, अभी तो मैंने मिड टर्म में टोटल एक सवाल ऐड अप किए पेपर में, ठीक है जी। तो टाटा, हैंड करते हैं।